नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। विमला, भावना, पूजा, फातिमा, मोहिनी, रेखा, विशाखा, उसके बाद मंजीत, पुष्पा राज, रश्मि, आयुषी, प्रिया, मम, उसके बाद में तमन्ना, बबली, अनूप सिंह, निशिका, विरिया, मोहिनी, स्वाति, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बोला था कि कल हम औरंगजेब को फिनिश करेंगे, मतलब औरंगजेब वाला चैप्टर खत्म करेंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका मुगल प्रशासन, फिर मुगल स्थापत्य कला और फिर लास्ट में मैं आपको कराऊंगी मुगल काल का पतन और फिर हम पहुंच जाएंगे सीधा आपके छत्रपति शिवाजी महाराज पर। जैसे ही आपका मुगल काल खत्म होगा आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि भाई आपके पास आ जाएंगी सारी की सारी। और जो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जैसे अकबर में मैंने आपको अकबर तक का दे दिया है, अकबर से आगे का मैं आपको जो है टाइप करा रही हूँ, आपके पास आ जाएगा। मेरे पास 2-3 पीडीएफ आ चुकी है, उनको मैं चेक करूंगी और फिर मैं आपको दे दूंगी। अब बच्चों, मेरा आपसे एक प्रश्न है आज की क्लास में पहले, जो कि आप ही से रिलेट करता है। मुझे प्लीज ये बता दीजिए जल्दी से कि आप मुझे ये बताइए, जो आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिलती है क्या वो सही नहीं होती है? क्योंकि कई सारे बच्चों की कंप्लेन आती हैं। जी प्रिया, मैं पहले से ठीक हूं, मुझे बताइए जल्दी से। पंकज, आज एक पीडीएफ आपको दे दूंगी बेटा, ठीक है। मुझे पता है कि आप बोल रहे हो कि मैम आपने कल भी बोला था, तो मैंने ये भी तो बोला था कि सैटरडे तक मैं सारी पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आज तक कोई वादा आपसे पूरा नहीं किया है तो वो बताइए, आपको देती हूं मैं। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हाथ से लिखा हुआ कंटेंट होता है, टाइपिस्ट भैया को भी टाइम लगता है उसको टाइप करने में। ऐसा तो है नहीं कि कोई बुक है उसको मैं छाप के और मैंने आपको दे दिया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गलती होती है मैम, कहीं कहीं गलती होती है, यस मैम। और कुछ बच्चे कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके। चलिए ठीक है, मैं एक बार जो है बात करती हूँ इस मुद्दे पर। मिस्टेक होती हैं तो मैं एक बार देखती हूँ उसको, ठीक है। और मेरे पास कल भी कंप्लेन आई, परसों भी आई और पहले भी आ चुकी है। मैंने बच्चे को समझाया भी था, लेकिन लग रहा है कि अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है मैम, आप जो लिखाती हैं हम तो आपकी बोर्ड पीडीएफ से लिखते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अपनी पीडीएफ खुद प्रिपेयर कर रहे हो। और अब तो करनी भी चाहिए क्योंकि मैं अब आपको आपके अनुसार हाथ से लिखवा रही हूँ, है ना। अब ये भी नहीं कि मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ तो आप नोट नहीं कर पा रहे। आपकी आपकी जो इच्छा थी, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे पूरी जो है कराई है। अब देखो यहाँ पे आगे हम चलते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आप लिखेंगे औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह। औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह। अकबर का विद्रोह। अब भाई ये अपने पिता के खिलाफ विद्रोह क्यों करता है वो भी मैं आपको बता देती हूं। आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो दुर्गादास जी थे, ठीक है, दुर्गादास जी, मैंने आपको बताया था कि भाई दुर्गादास जी ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई औरंगजेब जो है वो ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह जी को, उनके पुत्र पृथ्वी सिंह जी को, फिर उसके बाद अजीत सिंह जी को भी मारने की कोशिश की थी, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर तो आप मेरी एक चीज को और सुनेंगे यहां पर कि जो आपका अकबर है, इसको दुर्गादास जी यहां पर ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जो पिताजी हैं, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद तुम शासक बन जाओगे, लेकिन जब तक तुम्हारे पिताजी मरेंगे तब तक तो तुम्हारे बहुत सारे विद्रोही पैदा हो जाएंगे और तुम्हारे लिए शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे पिताजी इतनी कट्टरता के साथ यहाँ पर शासन कर रहे हैं तो उनके विद्रोही बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। तो तुम जब शासक बनोगे तो तुम तो विद्रोही दबाते जो है विद्रोही दबाते रह जाओगे। नरेश, हम बाद में बात करेंगे बेटा इसके बारे में, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, प्लीज बेटा, मैं आपको इसका जवाब दे चुकी हूं। और अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज हम क्लास के एंड में करेंगे, बीच में नहीं बेटा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि यहां पर दुर्गादास जी क्या करते हैं, अकबर को बोलते हैं कि भाई मुझे लगता है कि तुम्हें शासन करना चाहिए,
जैसे कि अकबर ने, मतलब इसका जो अकबर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि मुगल वंश में अकबर के शासन को बहुत अच्छा माना जाता है। तो अकबर के शासन को लेकर एग्जाम्पल देता है यहाँ पे आपके दुर्गादास जी, एग्जाम्पल देते हैं अकबर को, औरंगजेब के पुत्र अकबर को, कि जिस तरीके से तुम्हारे दादा ने शासन किया था उस तरीके से शासन करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दुर्गादास जी ने जब उसको इस तरीके की बातें कही तो उसको लगा कि भाई बात तो सही है, कि मेरा पिताजी, मेरा बाप जिस तरीके से शासन कर रहा है उस तरीके से तो एक टाइम ऐसा होगा कि हमारे बहुत सारे विद्रोही पैदा हो जाएंगे, तो मुझे ही क्यों ना अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। तो अकबर ने जो विद्रोह किया, इसमें अकबर का साथ मेवाड़ और मारवाड़ दोनों देंगे। मेवाड़ क्यों देगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अजीत सिंह जी की जो मां है वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, और फिर मेवाड़ और मारवाड़ एक साथ यहां पर आ गए थे। ठीक है, अब मैं यहां पे प्यारे बच्चे बात करती हूं, तो आप लिखोगे कि 1681 में मेवाड़ और मारवाड़ के, मेवाड़ और मारवाड़ के, मारवाड़ के दुर्गादास के सहयोग से दुर्गादास के सहयोग से अकबर ने अपने पिता के खिलाफ या अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, यानी अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब यहां पे अकबर जब पराजित हुआ तो पराजित होकर कहां गया? ये पराजित होकर संभाजी महाराज के पास गया, संभाजी की शरण में चला गया, संभाजी की शरण में। और मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब इसका पीछा करते करते साउथ में चला जाएगा, और जब मैं आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि संभाजी महाराज को इस बात के लिए सजा भी दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, नहीं अमन और भी पुत्र हैं औरंगजेब के, सारे पुत्रों के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे औरंगजेब के मरने के बाद भी तो उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होगा, तो उस समय मैं आपको बताऊंगी कि इसके कौन कौन से पुत्र, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो पराजित होकर कहां गए? ये संभाजी की शरण में चला गया, और दुर्गादास जी भी साथ गए। ठीक है, अब यहां पे संभाजी की शरण में ये कह सकते हैं भाग गया। अब यहां पे भाग गया, लेकिन यहां भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ये साउथ में गया तो औरंगजेब क्या हुआ, लिखिएगा, आप कह सकते हो 1682 में औरंगजेब अकबर का पीछा करते हुए, अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण में पहुंच गया, और उसके बाद औरंगजेब दक्षिण में ही रहा और यहीं इसकी मृत्यु हो गई, दक्षिण में पहुंच गया। अब जैसे ही पता चला भैया पिताजी यहां भी आ रहे हैं, तो ये संभाजी की शरण में गया, पिताजी दक्षिण में भी पहुंच गए। उसके बाद प्यारे बच्चे ये फारस भाग गया। फिर कहां चला गया अकबर? फारस भाग गया, कि पिताजी तो यहां भी आ गए, पिताजी तो मुझे यहां भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये इसको पता चल गया कि भैया संभाजी महाराज से भी जो मैं उम्मीदें लगा के आया था वो मुझे नहीं मिल पाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि संभाजी महाराज जो है, संभाजी महाराज की जब शरण में ये भागा तो औरंगजेब इसका पीछा करते हुए दक्षिण तक पहुंच गया, और औरंगजेब उसके बाद दक्षिण में ही रहेगा, और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु होगी, वो भी दक्षिण में ही होगी। आपको पता है ना कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो औरंगाबाद, संभाजी नगर, महाराष्ट्र, औरंगाबाद पहले इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, अब ये फारस भाग गया, तो फारस में जब भागा तो क्या कभी वापस आया? नहीं बेटा। उसके बाद में क्या हुआ? ये वहां से फारस भाग गया, और यहीं पर क्या हो गई? 1706 में, 1706 में यहीं पर अकबर की मृत्यु हो गई। भाग गया, भाग गया जहां 1706 में अकबर की मृत्यु हो गई, और इसके एक साल बाद ही किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई।
अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि फारस कौन भागा था? अकबर भागा था भाई अपने बाप से बचने के लिए कि पिताजी तो यहां भी आ गए, पिताजी मुझे यहां भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिएगा मारवाड़ के बारे में अगर मैं बात करती हूं तो मारवाड़ के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि मारवाड़ आपका 1681 से 87, 1681 से 1687 तक किसके पास रहा? दुर्गा दास जी ने देखा इसको। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जसवंत सिंह जी का एक पुत्र जिंदा था जिसको दुर्गादास ने संरक्षित किया था। तो 1687 से 1701 तक कौन रहा? आप कहोगे अजीत सिंह, जो कि आपके यशवंत सिंह जी के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद प्यारे बच्चे 1701 से 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु का समय है, मारवाड़ स्वतंत्र हो गया। मारवाड़ स्वतंत्र हो गया। मारवाड़ स्वतंत्र हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मारवाड़ किस किस समय पर किस किस के अंडर रहा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह था पूरा मारवाड़ के बारे में, और आप देख सकते हो यहां पर कि मारवाड़ से ही चीजें शुरू हुई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बच्चे। यहां तक आगे हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं कि औरंगजेब के समय पर कुछ अभियान भी हुए हैं। तो अभियान हम देखेंगे, आप हेडिंग देंगे औरंगजेब के विजय अभियान या औरंगजेब के समय अभियान। औरंगजेब के समय अभियान। अभियान। और बेटा जी सबसे पहला अभियान हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट में, मतलब असम में। ठीक है, असम जो विजय, अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे 1661 से 1663। इसकी अगर मैं बात करती हूं तो असम अभियान, असम अभियान चला है। और असम में किसकी नियुक्ति, किसको नियुक्त कर रखा था? असम में नियुक्ति दे रखी थी औरंगजेब ने, आप कहोगे कि मीर जुमला को। किसको दे दी थी बेटा जी? मीर जुमला को। और मीर जुमला की हो जाती है 1663 में डेथ। 1663 में इसकी मृत्यु हो जाती है मीर जुमला की। और आपको मैं बता दूं कि बाद में इसकी जगह कौन आता है? बाद में इसकी जगह आता है शाइस्ता खां। इसकी जगह कौन आता है? शाइस्ता खां। तो 1663 तक कौन रहा असम में? मैं मीर जुमला। उसके बाद में आप यहां पे पूछेंगे कि असम विजय कब हुई? तो 1670 में असम विजय हुई थी। असम विजय 1670 में। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे कि ये जो मीर जुमला है ये भले ही मर गया था और असम विजय इसके मरने के बाद हुई, लेकिन इसका जो क्रेडिट जाता है विजय का वो मीर जुमला को ही जाता है, क्योंकि इसने पहले से प्रयास किए थे इसको मिलाने का। तो ये मर गया और बाद में इसकी जगह पर यहां कौन अपॉइंट किया गया था? शाइस्ता खां। और विजय कब हुई थी? आप कहोगे 1670 में। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद आप लिखेंगे 1686 बीजापुर विजय। बीजापुर विजय। ठीक है, बीजापुर विजय। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि बीजापुर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। बच्चा कह रहा है लिखना है मैम। बेटा ये लिखने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? बाकी किसके लिए पढ़ाया जा रहा है? मैं आपको जो लिख रही हूं यहां पर वो इसीलिए तो लिख रही हूं। अब देखो यहां पे दक्षिण में सूबेदार कौन है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो मुगलों की तरफ से दक्षिण का सूबेदार था, किसका सूबेदार? मुगलों का। तो कौन था बेटा जी? आप कहोगे मैम सूबेदार बनाया हुआ था यहां पर दलेर खां को। दलेर खां यहां पर सूबेदार था। ठीक है, दलेर खां, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पे बीजापुर जो है, बीजापुर का मंत्री
यहां का मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे कि सिद्दी मसूद। ठीक है, सिद्दी मसूद यहां पर मंत्री है। बेटा 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा 1 मिनट बेटा। सॉरी बेटा, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्पीड भी कम हो रही है आज। उसके बाद देखिएगा, यहां का शासक सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह। अब देखो यहां पे क्या किया गया। यहां पे किया यह गया कि दलेर खां ने इसे अपने साथ मिला लिया। इसे अपने साथ मिला लिया। किसको? तो आप कहोगे मंत्री को। इसे अपने साथ मिला लिया। इसके बाद बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया और संधि कर ली। और संधि कर ली। तो ये था बेटा जी आपका बीजापुर अभियान। ये था यहां पे बीजापुर विजय। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा बेटा, यहां पर आगे आगे लिखिएगा गोलकुंडा जीत 1687 गोलकुंडा विजय। गोलकुंडा विजय 1687 गोलकुंडा विजय। शासक, और यहां का ये अंतिम शासक है। शासक लिखिएगा अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, उसके बाद में यहां पर गद्दारी किसने की थी? तो अब्दुल्ला गनी। अब्दुल्ला गनी, इसने गद्दारी की और यहां के गोलकुंडा के किले के दरवाजे खुल गए, जिसकी वजह से इसको जीतना आसान हो गया। ठीक है, मंत्री गद्दार निकला। बेटा हर जगह गद्दार मिले होते थे। आपके देश में अंग्रेज शासन करके गए तो हमारे देश के लोग उनसे मिले हुए होते थे। अब औरंगजेब के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या, समय सूबा या इसको कह सकते हैं प्रांत की संख्या कितनी थी? नंबर ऑफ प्रोविंस 21। कितनी थी बेटा जी? 21। नेक्स्ट देखिएगा, औरंगजेब की पुत्री, आपको मैं बता दूं कि अकबर, औरंगजेब के जो बेटा था अकबर, और इसकी जो पुत्री है जेबुन्निसा, जेबुन्निसा, ये क्या करती थी? अकबर को पत्र लिखती थी। अकबर को क्या लिखती थी? पत्र लिखती थी। और अकबर को पत्र लिखती थी और अकबर ने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो औरंगजेब ने इसको दरबार से निकाल दिया था और दिल्ली भेज दिया था। और वहीं पे फिर ये गई तो औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैत उल उलूम, ने दिल्ली में बैत उल उलूम, बैत उल उलूम पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। जेबुन्निसा, इसको टिक कर लाइन कर लेना, बैत उल उलूम।
पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार, हिंदू मनसबदार 33%, 33%। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है बेटा जी? 1707। इसका मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र, संभाजी नगर महाराष्ट्र। संभाजी नगर का पहले नाम हुआ करता था औरंगाबाद। अब औरंगजेब के समय जो विदेशी यात्री आए हैं, विदेशी यात्री यानी फॉरेनर्स, तो पहला नाम लिखिएगा बेटा जी निकोलो मनुची, निकोलो मनुची। ये कहां से आया था? इटली का यात्री था। एक लिखिएगा ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर। और ये अगर मैं बात करूं तो शाहजहां के समय पर आया था और औरंगजेब के समय तक रहा था। ट्रेवेनियर। तो एक निकोलो मनुची, एक ट्रेवेनियर। और ये कहां से आया था मैम? इसके नीचे लिख लो, फ्रांसीसी यात्री था, फ्रांसीसी ट्रेवलर था। एक और आया था, लिखिएगा फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर। और ये कहां से आया था? फ्रांस से। तो ये औरंगजेब के समय आने वाले विदेशी यात्री थे। बेटा क्या वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट, एक बच्चा बहुत कमेंट कर रहा है, रुक जाइए, मैं एक बार यहां पे बोल देती हूं। एक मिनट रुकना बेटा, उस बच्चे का कमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एहसान खान बेटा आप एक काम करिएगा, आज मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जो भी आपकी अगर पीछे की रह गई है, वैसे मुझे लगता नहीं है लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग कोई चैप्टर है जो हिंदी में है और वो इंग्लिश में नहीं दिया गया है, तो आप मुझे उसको लिखकर लिस्ट दे दीजिएगा। इसकी मुगल की तो मुझे याद है कि मैंने कहां तक आपको दे दिया है। उससे पहले का आप कोई चैप्टर बता रहे हैं तो उसका आप मुझे नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं जरूर अवेलेबल कराऊंगी बच्चे। ये मेरी ड्यूटी है। वॉइस क्लियर है? थैंक यू सो मच। जिसके पास क्लियर नहीं आ रही बेटा अपनी तरफ से चेक करो। तो ये था औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मैं आपको बता दूं कि जो मुगल काल है, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होगा कि औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी आएंगे वो सारे के सारे बहुत कमजोर होंगे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाएगा। पतन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी जो कुछ प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे मुझसे बार बार कि आपने इनका निर्माण नहीं लिखवाया, आपने अधिकारी नहीं लिखवाए, तो आप एक हेडिंग देंगे कि इसमें मैं आपको सबसे पहले जो कराने वाली हूं वो कराऊंगी मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल गवर्नेंस, इनका शासन और प्रशासन। तो देखो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करना कि इनका शासन प्रशासन हमें कहां कहां पर देखना है। तो आप कहोगे कि इनका शासन या प्रशासन, एक तो देखो आपका सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो आपका जैसे एक तो होता है सेंटर, केंद्र होता है, इतना तो आपको पता है। जी मैम। केंद्र में उसके बाद आता है सूबा। सूबा मतलब प्रांत, प्रांत मतलब प्रोविंस, मतलब आज के समय पे हम इसको स्टेट कहते हैं। फिर ये जो प्रांत होते थे ये कई सारे सरकारों में बटे हुए होते थे, मतलब इसके नीचे क्या आती हैं? सरकार। सरकार को क्या कहते थे इस समय? जिला।
ये प्रांत कई सरकारों में बटे होते थे और केंद्र कई प्रांतों में। फिर सरकारें किस में बटी हुई होती थी? तो आप कहोगे सरकारें बटी होती थी परगनों में। परगनों को क्या कहते थे इस समय पर? परगनों जैसे कि महालों, इनको महालों कहा जाता था, एक तरीके से आप तहसील मान सकते हो। और फिर ये जो परगने होती थी ये किस में बटी हुई होती थी? ये बहुत सारे गांव में बटी होती थी। तो इस तरीके का यहां पे सिस्टम, सबसे ऊपर केंद्र, उसके नीचे प्रांत, उसके नीचे सरकार, उसके नीचे परगना, उसके नीचे गांव। तो जैसे आज के समय पे आप समझो कि राज्य, जैसे अगर मैं नीचे से चलती हूं तो सबसे पहले क्या होता है? गांव, सबसे छोटी इकाई होती है। गांव, बहुत सारे गांव को मिलाकर क्या बनता है? तहसील। बहुत सारी तहसील को मिलाकर क्या बनता है? जिला। बहुत सारे जिला को मिलाकर क्या बनता है? स्टेट। और बहुत सारे स्टेट को मिलाकर क्या बनता है? देश, जिसको हम कहते हैं सेंटर, जिसको हम कहते हैं केंद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़िए। स्पेशली कमेंट आपके लिए है यशवंत कि अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए। ठीक है, आ जाइए आगे। अब आपको ये नहीं बताऊंगी, कल को आपसे कोई अधिकारी पूछ लिया जाएगा तो आप पता है क्या लिखेंगे एग्जाम के बाद? मैम ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था और ये वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं था, जबकि आपने इतना सारा पढ़ाया था। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी। और आप लोगों को कितना ही मैं समझा दूं, आप लोग समझते ही नहीं हो, तो अब मुझे समझाना भी कोई फायदा नहीं है उसका। आगे आइए यहां पर। तो मुगल प्रशासन की अगर मैं बात करती हूं यहां पर, तो मुगल प्रशासन आप देखोगे कि मुगल प्रशासन में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगी आपका मुगल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन यहां से आपको लिखना है, केंद्रीय प्रशासन, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नेंस। केंद्रीय शासन या प्रशासन, सेंट्रल गवर्नेंस। अब केंद्र में सबसे ऊपर कौन होता था? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह होता था। ठीक है, मुगल बादशाह ही इंग्लिश में कहेंगे। दूसरे नंबर पर आपको मैंने बताया था वजीर। इसे वजीर कह लो, वकील कह लो, या आप इसको प्रधानमंत्री कह लो। मैंने बताया था बहुत शक्तिशाली पद हुआ करता था। और जब प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री कौन होता है? सभी मंत्रियों का प्रधान होता है। सभी मंत्रियों का प्रधान, सभी मंत्रियों का प्रधान। हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। बताओ, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी कॉपी भर गई है, अब मत करवाओ। बेटा अभी बताया मैंने मिश्र ऋषि कि महालो मतलब तहसील। अभी बताया बेटा मैंने, आपने सुना ही नहीं। मैंने बताया गांव, गांव से मिलकर तहसील बनती हैं, तो यहां परगने कहते थे। फिर बहुत सारी तहसील मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मिलकर बहुत सारे स्टेट बनते हैं, और बहुत सारे स्टेट मिलकर एक देश बनता है। तो आपका केंद्रीय प्रशासन में यहां सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहां राष्ट्रपति की जगह कौन है? बादशाह। बादशाह के नीचे कौन है? फिर यहां पे पीएम, जिसे आप वजीर कहते थे। और ये जो वजीर का पद है इसे वकील ए मुतलक भी कहते थे, लिख लेना। इस पद का नाम एक और हुआ करता था, वकील ए मुतलक। वकील ए मुतलक, वकील ए मुतलक। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, तीसरा होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी ही बोलेंगे इंग्लिश में भी। मीर बख्शी सेना विभाग का प्रमुख, सेना विभाग का प्रधान, सेना विभाग का प्रधान। हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, मीर बख्शी। फिर आता था सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था,
धार्मिक मामलों का प्रमुख। एक तो ये काम होता था इसका, हेड ऑफ रिलीजियस मैटर्स, हेड ऑफ रिलीजियस मैटर्स। और क्या दूसरा काम होता था? बादशाह को सलाह देता था, बादशाह को सलाह देना इसका काम था, एडवाइस ऑफ बादशाह। एडवाइस ऑफ बादशाह, ये दोनों काम इसके होते थे, रिलीजियस मैटर्स को देखता था और बादशाह को सलाह देता था। ठीक है, उसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं तो इसका और भी काम होता था, जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट पद है। जैसे आपको पता है कि राजाओं के द्वारा क्या किया जाता था, भूमि दान में दी जाती थी, और दान में दी हुई भूमि जो होती थी उसमें अगर हम बात करते हैं, अभी मैं इसी की बात कर रही हूं, तो दो काम तो मैंने बता दिए। तो और ये क्या क्या करता था? दान्य पुण्य की व्यवस्था करता था, दान पुण्य की व्यवस्था, यानी आप कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ चैरिटी, अरेंजमेंट ऑफ चैरिटी, कि कितना दान देना है, किसको दान देना है, ये सब इसी का काम होता था। चैरिटी को अरेंज करता था कि राजा कितना क्या दान दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था भी यही करता था, अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। और एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में लिखवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। उसके बाद में एक काम और होता था इसका, जो है वजीफा देना। बताओ वजीफा किसको बोलते थे? देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं वजीफा देना। और एक होता था करमुक्त भूमि दान, करमुक्त भूमि, करमुक्त भूमि किसको बोलते थे? जो दान दे दी जाती थी, दान दी गई भूमि। अगर राजा किसी को दान देता था तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगाता था। और इस तरह की जो करमुक्त भूमि होती थी, जो दान दी जाती थी, इसे बोलते थे मदद ए माश, मदद ए माश, या बोला जाता था सयूर गाल। ये भी याद रखना, इसे बोलते थे सयूर गाल या मदद ए माश, ये इसी का काम होता था। स्कॉलरशिप, वेरी गुड। तो क्या करता था? प्रोवाइड स्कॉलरशिप, प्रोवाइड स्कॉलरशिप, ये भी इसी का काम था। देख लो कितना महत्वपूर्ण पद है। करमुक्त भूमि जो दान में दी जाती थी उसे बोलते थे मदद ए माश या सयूर गाल। तो लिख लीजिएगा इंग्लिश में, टैक्स फ्री लैंड, टैक्स फ्री लैंड इसको क्या बोलते थे? तो टैक्स फ्री लैंड मदद ए माश, मदद ए माश, और या फिर सयूर गाल, सयूर गाल। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे एक होती थी भूमि पर अतिरिक्त कर, भूमि पर अतिरिक्त कर। और इस तरह की अगर कोई लैंड होती थी, इस तरह की कोई भूमि होती थी, तो उसको बोलते थे अबबाव, अबबाव। ये मुगल आपका प्रशासनिक व्यवस्था है। मैंने बताया था आपको, मैं हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बस आपको थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। एक होता था बेटा जी मुहतासिब, मुहतासिब, और इनकी नियुक्ति किसने की थी? मैं आपको बताती हूं कि इनका काम क्या था। नियुक्ति औरंगजेब ने, अपॉइंटेड बाय द औरंगजेब, लिख दीजिएगा, अपॉइंटेड बाय द औरंगजेब। अपॉइंटेड बाय द औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। और इनका कार्य क्या होता था? तो बेटा इनका कार्य होता था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का यह मानना था
औरंगजेब का यह मानना था कि जितने भी आपके यहां पर इस्लाम के कानून हैं उन सब का पालन होना चाहिए। तो इसने क्या किया यहां पर कि मुहतासिब को नियुक्त कर दिया और इससे कहा कि तुम्हें यह देखना है कि मेरे साम्राज्य के अंदर क्या, देखो कि यहां पर जो आपका कुरान है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस्लाम धर्म का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नींद आएगी इसमें क्योंकि इसमें कहानियां नहीं है, इसमें आपको अधिकारियों की जानकारी दी जा रही है कि कौन अधिकारी क्या करता था। पहले के समय पे भी न्यायाधीश होते थे, पहले के समय स्कॉलरशिप भी मिलती थी, पहले के समय में रिलीजियस मैटर्स भी सॉल्व होते थे, सारा काम होता था और ये क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करती हूं कार्य की, तो बेटा जी कार्य लिखिएगा। यह देखते थे कि मुस्लिम प्रजा, यह देखते थे कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम का अनुसरण, इस्लाम के अनुसार, या ऐसे लिख सकते हो मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। और इन्हीं को औरंगजेब ने हिंदू पाठशालाओं और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी काम दिया था। एक होता था बेटा जी आपका एक पद और होता था जिसको हम कहते हैं मीर ए सामा। मीर ए सामा, इसका काम क्या होता था? मीर ए सामा का काम होता था बेटा कि महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब ये दैनिक आवश्यकताएं क्या होती हैं मैम? जैसे महल में खाने पीने का क्या सामान आएगा, महल में क्या बनाया जाएगा, साफ सफाई कैसे की जाएगी, महल को मेंटेन कैसे रखा जाएगा। जैसे आज के समय पे आपका कोई नौकर है तो नौकर बहुत सारे अगर होंगे तो उस घर में नौकरों को देखने के लिए एक व्यक्ति होता था, तो उसी को कहते हैं मीरे सामा। मतलब महल में जितनी भी दैनिक आवश्यकताएं थी, साफ सफाई का काम, खाने का काम, क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या बनेगा, ये सब इसकी निगरानी में होता था। साथ साथ इसका एक काम और था, साम्राज्य के कारखानों का निरीक्षण भी करता था। ये साम्राज्य के कारखानों का निरीक्षण, निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन करना। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ एम्परर, मतलब मुगल के समय पर जो फैक्ट्रीज थी उनको इंस्पेक्शन करने का काम किसका था? इस मीरे सामा का। महल की आवश्यकताओं को देखना किसका काम था? इसी का। एक होता था बेटा जी मीर आतिश। अब मीर आतिश से तो तुम समझ ही गए होंगे, शाही तोपखाने का प्रधान, शाही तोपखाने का प्रधान, शाही तोपखाने का प्रधान। एक होता था बेटा जी दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी। और इसका काम होता था गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख, गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख। गुप्तचर मतलब डिटेक्टिव जो होते थे, जैसे स्पाई। तो जो स्पाई होते थे उनके अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो स्पाई का हेड कौन होता था? दरोगा ए डाक चौकी। इसका नाम भी लिखा हुआ है देखो, दरोगा ए डाक चौकी। तो गुप्तचर और डाक विभाग का प्रमुख होता था ये। मीर आतिश, आतिश मतलब आतिशबाजी, मतलब तोपखाना। खत्म हो गया, यह आपकी मुगल व्यवस्था थी। ठीक है, ये क्या थी? आपकी मुगल व्यवस्था। उसके बाद बेटा आप देखोगे कि केंद्र व्यवस्था हो गई। अब हम देखेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रोविंस या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रांत में सबसे बड़ा कौन होता था? जैसे आज के समय सीएम होता है, तो सीएम की जगह यहां पर क्या बोलते थे? सूबेदार, बताया था मैंने। और ये कौन था? प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ प्रोविंस, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ प्रोविंस, सूबेदार। फिर नीचे होता था इसके प्रांतीय दीवान, और इसका काम क्या होता था कि ये प्रोविंस में वित्त और राजस्व का प्रमुख, प्रांत में वित्त एवं राजस्व का प्रमुख, हेड ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू इन प्रोविंस, हेड ऑफ हेड ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू इन प्रोविंस। प्रांतीय दीवान, इसका काम होता था वित्त को, मतलब जितने भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स होते थे उनको देखना, और साथ साथ राजस्व को इकट्ठा करना। अनिल बेटा जी, आब बाब का मतलब होता था कि जैसे मान लो एक तो भूमि हो गई जिसको हम कहते थे आपका कि टैक्स फ्री लैंड, एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर टैक्स लगता था और उसके ऊपर भी एक और टैक्स लगता था, तो इस तरह की भूमि को कहते थे अबवाब। मतलब टैक्स लग गया है उस भूमि पर, लेकिन उसके ऊपर एक और अतिरिक्त कर लगा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं अबवाब। इंग्लिश में भी अबवाब ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बख्शी, बख्शी। फिर कौन सा आएगा आपका पद प्रांत में? बख्शी। इंग्लिश में भी क्या कहेंगे मैम? बख्शी ही कहेंगे। यह होता था सूबों की सेना की देखरेख करना, सूबों की सेना की देखरेख करना, देखरेख करना, मेंटेन द मिलिट्री ऑफ प्रोविंस। आप चाहे प्रांत कहो, चाहे बेटा आप सूबा कहो, बात एक ही होती है। चाहे आप प्रांत कहो, चाहे आप सूबा कहो, बात एक ही होती है, ठीक है, बात एक ही होती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगला पद कौन सा होता है, अगला अगर मैं बात करूं तो वाक्यानवीस, वाक्यानवीस समाचार लेखक व गुप्तचर विभाग का प्रमुख, समाचार लेखक व गुप्तचर विभाग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, हेड ऑफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आता था बेटा जी कोतवाल। कोतवाल का काम क्या होता था? शांति बनाए रखना प्रांत में, सुरक्षा की चीजें देखना और सफाई। तो पीस, सिक्योरिटी एंड क्लीननेस, ये किसका काम है? कोतवाल का। आज भी कोतवाल यही काम करता है। और लास्ट लिखिएगा सदर और काजी, सदर और काजी। एक मिनट रुकिएगा जरा। सदर और काजी
ये कौन होता था? तो इसका काम, इसके जो है ये न्यायिक कार्य करता था, न्यायिक कार्य। ठीक है, न्यायिक कार्य करता था, मतलब जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन ये प्रांत का होता था। लिखिए बेटा जी जल्दी से, सदर और काजी। मेरा, अब मैं एक काजी से मुझे याद आया, तभी मैंने बोला था कि 1 मिनट रुकना बेटा। यहां पे देखो मैंने आपको लिखवाया है मुगल बादशाह, फिर मैंने लिखवाया है वजीर, फिर मैंने लिखवाया है मीर बख्शी, लिखवाया है मीर बख्शी, फिर लिखवाया सदर उस सुदूर, ये भी लिखवाया है। भूमि पर अतिरिक्त कर, इसके बाद लिखवाया है। यहां पे एक पोस्ट और आएगी आपकी काजी, जिसे काजी उल कुजात कहते थे, सेंटर में लिख लेना। यहां पे एक पोस्ट आएगी काजी, इसको कहते थे काजी उल कुजात। और बेटा इसका जो काम होता था, ये रह गया था मुझसे, ये कैसा होता है? तो ये होता था मुख्य न्यायाधीश की तरह, जैसे आज के समय पर चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, ऐसे ही पहले के समय पे हुआ करता था काजी। और ये मैंने वैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब इब्न बतूता आया था, तो इब्न बतूता को उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी को कहते थे काजी उल कुमात। ये मुख्य न्यायाधीश होता था। और मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश में जो भी कोर्ट होता है उसका हेड होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा बेटा, ये छूट गया था गलती से। यहां काजी आया ना, तो मुझे याद आया कि मैंने प्रांत वाले में काजी लिखवाया ही नहीं है, तो ये प्रांत आपका खत्म। अब आपका आता है सरकार। सरकार को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सरकार। इसको बोलते हैं मैम जिला, डिस्ट्रिक्ट। तो यहां का प्रशासन, तो क्या लिखेंगे? सरकार। भाई इसको सरकारी बोलेंगे इंग्लिश में भी, और जिला को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे सबसे ऊपर होता था फौजदार। सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार। सरकार यहां पे बेटा डिस्ट्रिक्ट से मतलब है, सरकार का मुख्य प्रशासक, मेन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मुख्य प्रशासन कर दिया मैंने, मुख्य प्रशासक लिख दीजिएगा, मेन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सरकार। कौन होता था? फौजदार। जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपका फौजदार, ऐसे ही आपका प्रांत में कौन था? सूबेदार। और सेंटर में कौन था? मुगल बादशाह। अब आइए नेक्स्ट, अमल गुजार। अमल गुजार, अमल गुजार का क्या काम होता था? जिले का राजस्व वसूली कार्य, जिले का राजस्व वसूल करना। ठीक है, राजस्व वसूल करना, अमल गुजार। तीसरा वितिकची, वितिकची बगान व भूमि संबंधी कागज तैयार करना। बताओ ये काम आज के समय कौन करता है? बगान व भूमि संबंधी कागज तैयार करना। प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड एंड बागान, मतलब गार्डन। तो आप क्या लिखेंगे? प्रिपेयर्ड द document related to land and garden। ये कौन करता है? लेखपाल करता है मैम, पटवारी करता है मैम।
ठीक है, तो ये आपके ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इसको क्या कहते थे? बितिकची, बितिकची इसको कहा जाता था। लास्ट लिखिएगा परगने का प्रशासन, परगने का प्रशासन। बेटा जिसको ये नहीं लिखना है वो मत लिखो, यहां कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूं मैं। पहला लिखिएगा शिकदार, इसका काम शांति और राजस्व वसूली, शांति और राजस्व वसूली। ठीक है, कलेक्ट रेवेन्यू एंड पीस, शांति बनाकर रखना और राजस्व को वसूल करना। उसके बाद नेक्स्ट होता था यहां पर आमिल, नेक्स्ट होता था बेटा जी आमिल। आमिल, आमिल कौन होता था मैम? परगने का वित्तीय अधिकारी, परगने का वित्तीय अधिकारी, फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ परगना, फाइनेंशियल ऑफिसर। और परगना को क्या कहेंगे मैम? बेटा जी परगना ही कहेंगे, फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ परगना। ठीक है, मतलब ये क्या करता था एक्चुअल में, इसका काम क्या था? तो किसानों से लगान वसूलना, किसानों से लगान वसूलना। लगान क्या होता है? टैक्स वसूलना, ये इसका काम होता था। उसके बाद प्यारे बच्चे नेक्स्ट लिखिएगा फौतदार, फौतदार ये होता था खजांची। मुझे पता है आपको खजांची तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा कोषाध्यक्ष, हेड ऑफ फंड, हेड ऑफ फंड। जैसे आज के समय पे आपकी राज्य की संचित निधि होती है, ठीक है, भारत की संचित निधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार में 3 नंबर पर बेटा बितिकची, बितिकची लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा लिखती हूं उसको, बितिकची लिखा हुआ है, बितिकची, बितिकची। ब पे छोटी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा, अधक च पे बड़ी की मात्रा, बितिकची। ठीक है, उसके बाद एक होता था यहां पर कानूनगो, कानूनगो इसको बोलते थे पटवारियों का अधिकारी, पटवारियों का अधिकारी। तो पटवारियों का हेड हुआ करता था एक तरीके से ये। ठीक है, और भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था, लिख लेना ब्रैकेट में, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था ये कानूनगो, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था। कानूनगो आपने सुना होगा। खत्म, अब लिखिएगा लास्ट ग्राम, अब लिखिएगा ग्राम, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। ग्राम प्रशासन खत्म हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था। पटवारी जानते हो ना, राजस्व वसूली। और एक होता था यहां पर मुकद्दम, कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी, कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी। हाँ, कानून को अभी भी है बेटा, ये सब अभी भी हैं, ये सारे लोग अभी भी आपके यहां पर हैं, लेकिन अब इनके नाम बदल चुके हैं। बच्चा कह रहा है ऐसे तो हम हिंदी पढ़ते थे बचपन में, जैसे मैंने बितिकची बताया तो। हाँ बेटा, ऐसे ही पढ़ते थे बचपन में, आप नहीं, मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी बचपन में। ठीक है, अब सौर्य कह रहे हैं याद कैसे करें? बेटा याद आपको करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, प्रयाग किया है। विनय आप क्या पूछ रहे हैं? बहुत देर से पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। सही से क्वेश्चन को लिखिए बेटा। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखिए हिस्ट्री आपकी मुगल खत्म, मतलब मध्यकालीन खत्म होने वाला है,
मिड एंशियंट खत्म होने वाला है, लेकिन आज तक कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि हिस्ट्री से कितने प्रश्न आते हैं। बेटा जीएस में टोटल आपके 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 50 प्रश्न आते हैं। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहे हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप देखोगे तो। और ये बात कई बार नवीन सर ने भी बताई है, कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले भी आपको बताया था कहां से कितना क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप हल्के में मत लो हिस्ट्री को, ठीक है। आइए अगला, अब आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मुगल स्थापत्य कला। इसमें तुम्हें मजा आएगा। मुगल स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला, क्या क्या इमारतें किस किसने बनाई। जैसे सबसे पहले बाबर, 1526 से 1530 रहा, तो इसके समय पर क्या क्या बना। तो बेटा जी पानीपत की ईंटों की, लिखिएगा, पानीपत की ईंटों की, पानीपत की ईंटों की काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। तो काबुली बाग मस्जिद कहां पर है, लोकेशन भी पता चल गई, और किसकी बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है मैम, ये भी पता चल गया। हम पढ़ रहे हैं बाबर। उसके बाद में बेटा संभल, संभल कहां पड़ता है, यूपी में। संभल की जामा मस्जिद इसी के समय पर बनी है, संभल की जामा मस्जिद इसी ने बनवाई है। ठीक है, आ रही हूं बेटा, सब बताऊंगी, धीरे 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 बताऊंगी मैं सारी चीजें। उसके बाद में प्यारे बच्चे नेक्स्ट लिखिएगा बाबरी मस्जिद अयोध्या, बाबरी मस्जिद अयोध्या, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, काफी विवाद में रही थी ये, ठीक है। बाबरी मस्जिद अयोध्या, अब ध्यान से सुनो, इसका निर्माण किसने करवाया था, मीर बाकी, मीर बाकी ने करवाया था बाबर के समय। और कौन था ये, बाबर का सेनापति, बाबर का सेनापति, ठीक है, ये बाबर का सेनापति था। नेक्स्ट लिखिएगा आराम बाग, यहीं पे सबसे पहले बाबर को दफनाया गया था। और आराम बाग कहां पर है, तो मैम आगरा में, और बाद में इसको कहां ले जाया गया था, काबुल। अब हम बात करते हैं इसका मकबरा कहां पर है, टॉम्ब ऑफ बाबर, तो आप कहोगे मैम काबुल में। ये आपके बनाई गई है, ठीक है। तो ये किसके समय की है। अब बाबर के बाद कौन आया, बाबर के बाद मैम हुमायूं, बाबर के बाद आया हुमायूं, 1530 से 1540, और फिर 1555 से 1556। इसने क्या क्या बनवाया, तो पहले तो आपको पता है दीनपना भवन, कहां पर है ये, नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। इसने बनवाया फतेहाबाद, हिसार में, फतेहाबाद की मस्जिद। अब एक फैक्ट और लिखना जरा इसी के बारे में लिखेंगे। एक है बेटा जी पुराना किला, पुराना किला ये दिल्ली में ही है, पुराना किला कहां पर है, दिल्ली में। निर्माण कार्य शुरू किसने किया था, निर्माण शुरू किया था हुमायूं ने, और पूरा किसने करवाया था, पूरा करवाया था शेर शाह ने।
और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर लिखिएगा शेर ए मंडल, शेर ए मंडल, और ये कहां है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और बेटा ध्यान रखिएगा कि शेर ए मंडल जो है वो पुराने किले के अंदर है, पुराने किले के अंदर स्थित, पुराने किले के अंदर स्थित। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिएगा हुमायूं का मकबरा। मुझे बताओ किसके समय बना था मकबरा? निर्माण अकबर के समय हुआ था, निर्माण अकबर के समय। तो क्या अकबर ने बनवाया था? नहीं, बनवाया अकबर ने नहीं था, लेकिन निर्माण इसका अकबर के समय पर हुआ था। इसका निर्माण करवाया था इसी की वाइफ ने। अब इसके बारे में लिखना शुरू करो। पहले हुमायूं का मकबरा बेटा जी यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1993 में। ठीक है, लिखिएगा 1993 में। बताइए जल्दी से, 1993 में यह आपका बनना सॉरी यूनेस्को में शामिल किया गया। एशिया का पहला उद्यान मकबरा, एशिया का पहला उद्यान मकबरा। ठीक है, दूसरा चार बाग पद्धति में बना हुआ है, चार बाग पद्धति में बना हुआ। उसके बाद वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास, मिराक मिर्जा गियास। निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम। निर्माण जो कि हुमायूं की विधवा थी, हाजी बेगम, या जिन्हें कई बार हम कहते हैं बीगा बेगम, बीगा बेगम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसे क्या कहते हैं? मुगलों का कब्रिस्तान। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है फैक्ट, मुगलों का कब्रिस्तान। और ये कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। यहीं से आपका जो अंतिम मुगल शासक होगा उसको पकड़ा जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा बहुत देर से परेशान है। अच्छा, गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख, प्रमुख की जगह प्रयाग हो गया है और बच्चा इसी चीज से परेशान हो रहा है। बेटा हेड, प्रमुख होगा वो। ठीक है विनय, थैंक यू, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पूछा। तो नई दिल्ली में स्थित है। वास्तुकार कौन था? मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, चार बाग पद्धति में बनाया गया है। ये सब मैंने आपको बताया। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? और ये एक तरीके से आपका स्टैटिक जीके भी है। जो आप स्टैटिक जीके चिल्लाते हो ना और बाद में परेशान होते हो कि क्वेश्चन नहीं मिल रहे मैम, अब आप लिखेंगे शेर शाह सूरी। इसका शासनकाल 1540 से 1545। बताओ मृत्यु का कारण, मतलब कब मरा था ये, किस कारण से मरा था? इसके समय लिखिएगा किला ए कोहना, किला ए कोहना। ये क्या है मैम? ये बेटा एक मस्जिद है। किला ए कोहना एक मस्जिद है। और इसके बारे में अगर मैं बात करती हूं तो यह आपका पुराने किले के अंदर निर्मित है, पुराने किले के अंदर निर्मित।
पुराने किले के अंदर निर्मित। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट देखिएगा इसके समय पे, शेर शाह सूरी मस्जिद। शेर शाह सूरी मस्जिद कहां पड़ती है ये? आप कहोगे मैम बिहार में। फिर बेटा जी इसका मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में। और ये कैसा बना हुआ है इसके बारे में मैं डिटेल कर चुकी हूं आपको शेर शाह के समय पर। हाँ, तोप से जल गया था मैम। कौन से किले को जीतने का प्रयास हो रहा था? कालिंजर के किले को। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी आता है अकबर। (1556 से 1605) इसने क्या बनवाया? सबसे पहले आप लिखेंगे आगरा का किला। और इस आगरा के किले के अंदर दो इमारतें हैं, जहांगीर का महल और अकबर का महल। इसी किले के अंदर जहांगीर का महल और बेटा जी अकबर का महल इसी के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इसने क्या, अब देखेंगे मैं एक हेडिंग लिखेंगे फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसी ने करवाया था, आप जानते हैं। और इस फतेहपुर सीकरी के अंदर निर्मित इमारत कौन सी है? निर्मित इमारत, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं ये बता रही हूं कि फतेहपुर सीकरी के अंदर इमारतें कौन सी हैं। अब वो सारी इमारतें अकबर ने नहीं बनवाई, कुछ किसी और ने भी बनवाई हैं। तो जो किसी और ने बनवाई है वो मैम कैसे पता चलेंगी? वो पता चलेंगी जब मैं आपको, जैसे मान लो अकबर के को बाद कौन आएगा? जहांगीर। तो कुछ इमारतें जहांगीर ने बनवाई हैं। ठीक है, तो वो जहांगीर में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बनवाया? दीवाने आम, दीवाने खास। क्या क्या बनवाया इसने? पहला लिखना दीवाने आम। दीवाने आम मतलब जहां आम जनता मिलती थी राजा से। दीवाने खास, जहां पे खास लोग जाकर मिलते थे राजा से। आपको बताया हुआ है मैंने दीवाने आम दीवाने खास किसे कहते हैं। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, ठीक है, यहीं पे बना हुआ है। उसके बाद बेटा जी आप जानते हैं कि इसने यहीं पर बनवाया था बुलंद दरवाजा। जल्दी से बताओ किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? बुलंद दरवाजा इसने ही बनवाया है। उसके बाद यहां पे पड़ता है पंचमहल। और ये पंचमहल बिल्कुल ऐसे बना हुआ है जैसे बौद्ध शैली में आपके बौद्ध मठ वगैरह बने हुए थे, कुछ कुछ उनसे निर्मित है ये। ठीक है, फिर लिखिएगा जामा मस्जिद। ये सब फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित हैं, जामा मस्जिद। फिर लिखेगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। फिर लिखिएगा बीरबल का महल। फिर लिखिएगा बीरबल का महल। और एक लिखिएगा यहां पर मरियम का महल, जो जोधाबाई के जस्ट सामने, बहुत बढ़िया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मरियम महल। और इसका निर्माण कौन करवाएगा? जहांगीर। लिखवा देती हूं यहां पे, निर्माण जहांगीर ने करवाया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि इसके समय की चीजें। और लिखिएगा अकबर ने और क्या बनवाया? और अकबर ने बनवाया है लाहौर का किला।
अकबर ने बनवाया लाहौर का किला। एक किसने बनवाया था अकबर ने? इलाहाबाद का किला। कहां पर? प्रयाग में। प्रयाग मतलब सॉरी संगम पर। संगम पर। संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं बताइए। और बेटा क्या बनवाया है अकबर का? हाँ, उसके बाद में इसका मकबरा तो कहां पड़ता है? सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा आगरा। निर्माण किसने करवाया है? निर्माण जहांगीर ने। जहांगीर ने निर्माण करवाया इसके मकबरे का। ठीक है, जहांगीर ने बनवाया है। उसके बाद में अकबर के समय बनी थी खेरुल मस्जिद। खेरुल मस्जिद ये कहां पर है मैम? ये स्थित है बेटा जी दिल्ली में, पुराने किले के सामने। दिल्ली में पुराने किले के सामने। पुराने किले के सामने। और इसका निर्माण करवाया था, निर्माण माहम अनगा ने। कौन थी माहम अनगा? माहम अनगा ने अकबर के समय। अकबर के समय। ठीक है, अकबर के समय। आज इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है आप इतना ही पढ़ पाएंगे। या जहांगीर लिखवा दूं? बताओ, इसके बाद जहांगीर लिखवाऊं या नहीं? जल्दी से आप बताओ, जल्दी से बताओ, जहांगीर लिखवा दूं? बहुत बढ़िया मैम, धाए मां, अकबर की धाए मां। ठीक है, अकबर की धाए मां। आज के लिए इतना ही करते हैं। चलो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली क्लास में सुन लो मेरी बात, अगली क्लास में मुगल काल खत्म हो जाएगा। अब अगली क्लास कब होगी? तो मंडे को, क्योंकि मैंने आज आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप इसको ही रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, आपकी नहीं होगी कल क्लास, सीधा आप मंडे को क्लास, क्योंकि आपकी क्लास 1.5 घंटे के आसपास चल रही है। अगली क्लास में मुगल काल खत्म हो जाएगा, मतलब मंडे को, और ट्यूसडे को शुरू करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या प्रैक्टिस सेट होगा? बेटा हाँ, प्रैक्टिस सेट होगा 3 बजे से।